नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास तथा शिक्षण पद्धति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वे सीटेट की परीक्षा हो या अन्य विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं हों। तो आप लोग बताए गए इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, इन्हें याद करें। हमने कई वर्षों से चिन्हित बाल विकास के विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संलग्न किया हूं। तो आइए, आपका समय ज्यादा न गंवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि बालक का विकास शिक्षक के स्तर पर निर्भर है। यदि शिक्षक बालक के मन के भावों को जान जाएगा और कैसे हमें उसे पढ़ाना है, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेगा और कक्षा में छात्र व शिक्षक के प्रति संवाद मित्रतापूर्ण और उत्साहवर्धन पढ़ाई के रूप में होगी, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने पठन पाठन में सफल होगा। और इसे जानने के लिए एक शिक्षक को बालक के मन की भावनाओं को जानना चाहिए। इसी कारण से तमाम शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बाल विकास से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कई वर्षों से आ रहे प्रश्नों को चुना है। आइए हम सब इसका अवलोकन करें। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से सहमत हैं? इससे संबंधित ऑप्शन ए पूर्णतया सहमत हैं, बी सामान्य सबसे सहमत हैं, सी आंशिक रूप से सहमत हैं और डी पूर्णतया असहमत है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, पूर्णतया सहमत हैं। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के शब्द सूत्रीय उद्देश्यों में समाहित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, मानवीय संबंध। मानवीय संबंध शिक्षा के शब्द सूत्रीय उद्देश्यों में समाहित है। मानवीय गुणों से युक्त जैसा संबंध होगा, उसी प्रकार की शिक्षा छात्र ग्रहण कर सकेगा। प्रश्न 3, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, असहमत। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, इस बात से हम असहमत है, क्योंकि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता, बल्कि सामाजिक भावना सामाजिकता से आती है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4, स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, कोठारी आयोग ने। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न 5, यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में न पढ़ने का आग्रह करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह तो क्या करना चाहिए यदि कक्षा में कोई छात्र पढ़ना ही नहीं चाहे? ऐसे समय में यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से उचित ऑप्शन सी है, रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें। यदि विद्यार्थी पढ़ने से उब गए हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छी बातों के बारे में विद्यार्थियों को बताए, उनकी सुने और अपनी सुनाए। प्रश्न 6, स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है। इस विचार से आप
क्या है? इन ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, पूर्ण सहमत। स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान सर्वोत्तम है, इससे हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि जो अनुभव से ज्ञान मिलता है वह कभी मिटता नहीं है। प्रश्न 7, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि छात्र अपने शिक्षण को और अच्छा बना सकें। प्रश्न 8, किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण होगा। तो यहाँ दिए गए कारणों में से उचित कारण बी है, वह गलत संगत में पड़ गया है। यदि छात्र पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका सीधा सा कारण है कि वह गलत संगत में पड़ गया है, नहीं तो वह अपनी पढ़ाई कमजोर नहीं कर सकता। प्रश्न 9, संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन डी, पूर्ण सहमत हैं, यह सही है। संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है, यह बात बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, यह अपर्याप्त तथा असंबंधित है। वर्तमान में नारी शिक्षा के संबंध में हम यह जानते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है वह वर्तमान में अपर्याप्त है और उतना ठीक ढंग से नहीं दी जा रही है। नारियों को पढ़ाई की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें पुरुषों के बराबर पूरी तरह अधिकार होने चाहिए, जिससे वो पढ़ सकें और अपने आप को पुरुषों से कम न समझें, अपने आप को मेहनत से वे पुरुषों से आगे बढ़ के दिखाएं। प्रश्न 11, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इतना कर दे कि हर व्यक्ति 2 व्यक्तियों को पढ़ाए जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो हमारा देश, यह सारा संसार साक्षर हो सकता है। प्रश्न 12, यदि भविष्य में कभी अवसर मिले तो मैं बनना चाहूंगा या चाहूंगी, तो क्या बनना चाहेंगे? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक। चूंकि बाल विकास और शिक्षक की बातें यहाँ चल रही हैं, इसलिए उचित ऑप्शन शिक्षक बनना ही है। शिक्षक के क्षेत्र में हमें आगे जाना है। प्रश्न 13, छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता है, तो क्या दायित्व होता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, प्राचार्य अध्यापक का। छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व प्राचार्य और अध्यापक में संबंधों का उचित निर्णय होना चाहिए। यदि प्राचार्य और अध्यापक के बीच प्रगाढ़ता होगी तो छात्र भी अपने मूल्यों के प्रति सचेत होंगे और वे आदर सम्मान करेंगे और उनका विकास हो सकेगा। प्रश्न 14, खोज पद्धति एवं अनुभवी प्रयासों को बल दिया जाता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, हाई स्कूल में। हाई स्कूल से ही तमाम प्रायोगिक कार्य करके खोज पद्धति सिखाई जाती है, उनको अनुभव कराया जाता है और जीवन में पढ़ाई के प्रति सचेत किया जाता है। प्रश्न 15, यदि किसी मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे। यदि हमें कभी अवसर मिला मंचों पर भाषण देने के लिए तो हम उसे स्वीकार करेंगे
और अब भाषण द्वारा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। उनको ऐसा कुछ बताएंगे जिससे वे जीवन की राह में अच्छा अनुभव करें और एक अच्छे अनुकरण का कार्य करके जीवन में आगे बढ़ें। प्रश्न 16, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या आवश्यक है? इन दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। किसी भी एक कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह बहुत ही जरूरी है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी हो और आत्मविश्वासी हो। यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, उसमें संकल्प की भावना नहीं होगी, तो वह कितना भी तन से मन से स्वस्थ हो, धनवान हो, साधन संपन्न हो, चतुर हो, शिक्षित हो, लेकिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी ही सही है। प्रश्न 17, आज की वर्तमान परिस्थितियों में सादा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करना आपके विचार से कैसा है? इसे बताने के लिए ऑप्शनों पर ध्यान देने के पश्चात ऑप्शन ए सही है, अनुपयोगी और अव्यवहारिक। ऐसा मान लेना सादा जीवन उच्च विचार यह उचित नहीं है। भगवान ने सबको समान जन्म दिया है। हम सबको अपने कर्मों में इतना लीन होना चाहिए, इतना उच्च आदर्श रखना चाहिए कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों का सामना जल्दी न करना पड़े। कर्म को इतना आदर्श बना दें कि जीवन में सदैव हमें आदर्श का अनुभव हो और जीवन सुखमय लगे। प्रश्न 18, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य। हर एक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक बड़े बच्चे को जो बता देंगे वह तुरंत उसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा, लेकिन एक छोटा बालक को पढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह हर बात को बहुत जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता। इसी कारण से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रश्न 19, अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या होते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, सक्रिय और जिज्ञासु। अपने स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। यदि बालक को स्वभाव और प्रकृति को देखते हुए यदि ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से बालक सीख जाएंगे। प्रश्न 20, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, शिक्षा उपरांत उचित व्यवसाय मिले। व्यवसाय परक शिक्षा हम उसी को मानते हैं या वही है जो शिक्षा देने के पश्चात उचित व्यवसाय प्राप्त हो जाए, उसे जीविका का साधन मिल जाए, तो व्यवसाय परक शिक्षा कहा जा सकता है। अन्यथा वह शिक्षा एक बोझ के समान है, उसे उचित नहीं माना जा सकता। प्रश्न 21, यदि कोई साथी अध्यापक आपसे ईर्ष्या करता है तो आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में दिए गए ऑप्शनों में से हम ऑप्शन सी को सही मानते हैं, उसकी परवाह नहीं करेंगे। यदि कोई अध्यापक आपसे ईर्ष्या करता है तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे और जीवन पथ पर सच्चाई की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न ही यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन में उसको सबक सिखाना है। प्रश्न 22, शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षक में, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी गुण विकसित हो जाते हैं। शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, स्व मूल्यांकन की क्षमता विकसित हो जाती है, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न 23, आज के वैज्ञानिक युग में मेरे विचार से पुस्तकालयों की उपयोगिता यहाँ दिए गए ऑप्शनों में क्या उचित है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। आज के वैज्ञानिक युग में मेरे विचार से पुस्तकालयों की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। पुस्तकालय होने चाहिए और वहां हर तरह की
किताबें और इलेक्ट्रॉनिक सामान शैक्षिक स्तर के मौजूद होने चाहिए। प्रश्न 24, अवकाश के दिनों में मेरी पसंद है, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन और भ्रमण करना एक शिक्षक के लिए यह बहुत बड़ी पसंद है। हर एक शिक्षक को ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ने का अनुभव होना चाहिए और उसे अध्ययनरत होना चाहिए और देश समाज का भ्रमण अवसर मिले तो करना भी चाहिए। प्रश्न 25, आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है। जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करे, यदि छात्र को अध्यापक पढ़ा रहा है तो छात्र कक्षा में कभी भी खड़े होके अपने बातों को पूछ सकता है। जैसी स्थिति उत्पन्न हो उस स्थिति में भी वह पढ़ाई के प्रति अपनी जागरूकता दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। प्रश्न 26, आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, व्यावसायिक निष्ठा। हमारी राय में एक अध्यापक का गुण है शिक्षक और छात्र के संबंधों को कायम रखना और शिक्षण कार्य करना, अर्थात व्यावसायिक निष्ठा बनाए रखना। प्रश्न 27, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन सी सही है, छात्र प्रेरणाएं। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने के लिए प्राथमिक कारक छात्र प्रेरणाएं होनी चाहिए। छात्र को कुछ ऐसी प्रेरणा दी जानी चाहिए जिससे छात्र जीवन में कुछ आगे आदर्श अनुभव करके अपने जीवन को और अच्छा बना सके। प्रश्न 28, छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी गुणों से युक्त होता है। अर्थात छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं सुनता है, समय का पाबंद होता है, जल्दी नाराज नहीं होता है, स्कूल में अपने समय पर आता है और छात्र शिक्षक अध्यापक प्राचार्य में अपने संबंधों को बरकरार रखता है, उसे छात्र निश्चित रूप से पसंद करते हैं। प्रश्न 29, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, यहाँ दिए गए ऑप्शन ए है चुपचाप शांत बैठे हों, बी प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों, सी अध्यापक की हर बात लिख लेते हैं, डी साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हों। यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन बी है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में लगे हों, तो एक कक्षा अच्छा आदर्श अनुशासित लगती है और ये लगता है कि छात्र कुछ शिक्षक से प्राप्त करना चाहता है और शिक्षक कुछ छात्र को बताना चाहता है जिससे वह अपने जीवन में आदर्श बन जाए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, मुझे क्रोध तब आता है जब कोई व्यक्ति ऑप्शन ए अनावश्यक रूप से धौंस जमाता है, बी मुझे दोष देता है, सी मेरी आलोचना करता है, डी मेरे खिलाफ कोई शिकायत करता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अनावश्यक रूप से धौंस जमाता है। एक शिक्षक को इस बात पर जरूर क्रोध आएगा जो शिक्षक अपने कर्तव्य के दायित्व कर रहा है और एक व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपनी धौंस जमा रहा है, बेवकूफ बना रहा है और गलत ढंग से उसके साथ पेश आ रहा है, तो शिक्षक को निश्चित रूप से क्रोध आएगा। इसलिए कभी भी अगर जो अपने कर्तव्य प्रति पर सही है उसके प्रति धौंस जमाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज हमने आपके लिए 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे ये पता चले कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। इस अनलॉक पीरियड अब चल रहा है,
इस पीरियड में आप अपनी तैयारी, अपनी परीक्षाओं के प्रति समर्पित हैं। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमारा पहला प्रश्न है, आपके विचार से कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने की अनुमति कब होनी चाहिए? और प्रश्न 2, स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया था? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, आप इसे जरूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मैं शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। हमें यह वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।